हूं सुचेता कुकरेती और सवाल इंडिया का ये है कि क्या अब चंदा चोरी की लड़ाई संविधान तक पहुंच गई है? एक तरफ जहां चढ़ावा चोरी की जांच हो रही है, तो वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी अब संविधान के साथ खिलवाड़ करने की तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सांसदों और विधायकों की खरीद फरोख्त करने में लगी है, संविधान के मूल सिद्धांत से खिलवाड़ कर रही है। अब पिछले 3 दिनों से अखिलेश संविधान का हवाला देकर बीजेपी पर हमलावर हैं। वो बार बार चंदा चोरी के बहाने प्रभु श्री राम और संविधान की दुहाई देकर पूरे मामले को आस्था और राजनीति से जोड़ रहे हैं। अब राजनीति और आस्था के इस खेल में क्या अखिलेश यादव को लग रहा है कि वो पिछड़ तो नहीं रहे? क्या उन्हें लग रहा है कि चंदा चोरी मामले को लेकर उन्हें जितना राजनीतिक फायदा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है? बार बार इस चंदा चोरी पर न रहकर अखिलेश यादव संविधान की दुहाई क्यों दे रहे हैं? अखिलेश पर सीधा वार अब बीजेपी भी कर रही है। जिस पार्टी ने कार सेवकों पर गोलियां चलाई, वो आस्था की बात कैसे कर सकती है? वो संविधान की दुहाई दे रही है। इस पूरी लड़ाई में कब्रिस्तान को भी यही लेकर आए थे। सीएम योगी अब साफ साफ कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार में चंदे का पैसा कब्रिस्तान के लिए जाता था। ओवैसी भी अखिलेश यादव पर हमलावर और कह रहे हैं कि अखिलेश यादव समाजवाद को त्याग कर सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते को अपना चुके हैं। अब योगी जी और अखिलेश जी की भाषा में कोई अंतर नहीं है, तो इस पूरे मामले में असदुद्दीन ओवैसी ने भी कमान संभाल ली और वो दोनों पर हमलावर। अब आस्था और राजनीति की इस लड़ाई के केंद्र में मौजूद चंपत राय की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। चंपत राय से वीएचपी क्या पल्ला झाड़ रही है? वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कह दिया कि चंदा चोरी मामले में छोटी मछली हो या बड़ी मछली, सबकी जांच होनी चाहिए। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जानी चाहिए। चंपत राय ने भी अपने कुछ करीबियों से कहा कि अयोध्या में मेरी सेवा पूरी हो गई है। यानी चंपत राय खुद ही अयोध्या से विदाई तय कर रहे हैं। अब चंपत राय की भूमिका को लेकर सवाल तो शुरू से रहे। वीएचपी से लेकर साधु संत सब की अलग अलग राय उन पर रही है, लेकिन इन सब के बीच आज बड़ा सवाल यह है कि क्या राम के नाम पर राजनीतिक हित अलग अलग पार्टियां अपने लिए साध रही हैं? सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राम की लड़ाई चंदा चोरी के साथ शुरू होकर अब संविधान की दुहाई पर चली गई है और बार बार यह कहा जा रहा है कि सब कुछ बदलने वाला है। जल्दी से जरा बयान सुनिए, फिर मैं अपने मेहमानों का परिचय कराऊंगी। मर्यादा का पहला नाम प्रभु श्री राम और दूसरा नाम संविधान। आस्था, मर्यादा और श्रद्धा से खिलवाड़ की है और अब संविधान और लोकतंत्र से भी सरकार खिलवाड़ करने की तैयारी कर रही है। आपको कब्रिस्तान प्यारा था तो आपने वहाँ पैसा दिया, हमें मंदिर प्यारे हैं, हम मंदिर के लिए पैसा दे रहे हैं। और यूँ तो हम कहें कि मर्यादा का पहला नाम तो पहला भगवान प्रभु श्री राम है और दूसरा नाम मर्यादा का संविधान है, और भारतीय जनता पार्टी तो दोनों को दगा दे रही है। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तो उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते। चंपत तो मजे में है। उत्तर प्रदेश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो आखिरी बार वोट डाल रहे हो गया, भविष्य में चुनाव नहीं होगा। उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी। देखिए, सवाल तो सीधा सा है। सवाल ये कि राम की लड़ाई अब संविधान तक क्यों आ गई है, कैसे आ गई है? पहले श्री राम पर घेरा और अब संविधान पर घमासान क्यों मचाया जा रहा है? सवाल यह भी है कि राम मंदिर चंदा चोरी मामले में संविधान को लेकर आने वाले अब क्या इस मामले में एक नया मोड़ लेकर आ गए हैं? इसमें पूरा सीधा सीधा जो बयान अखिलेश यादव का आया उसमें टीएमसी पर भी वो बोल रहे हैं, और आज का जो नई खबर आई शरद पवार की पार्टी में तोड़, उसको भी लेकर वो आ गए। मैं जरा जल्दी से बता देती हूँ मेरे साथ मेहमान कौन जुड़ रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जी जुड़ गए हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में है, राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपको बताऊं, शादाब चौहान जी एमआईएम के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत सबसे पहले भाटी जी आपके साथ कर रही हूं, सीधा पूछ रही हूं,
आप चंदा चोरी पर फोकस कर रहे हैं या अब संविधान वाली लड़ाई आपके लिए बड़ी हो गई है? चुनाव 27 के आने वाले हैं, तो अब क्या हर तरफ तीर चलाए जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, उनकी केंद्र सरकार और माननीय मोदी जी संविधान में कुछ आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ व्यवस्थाओं को बदलना चाहते हैं। उनका इरादा स्पष्ट है। ठीक है। इसके लिए उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा दिया था। 400 अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ गई होती तो उन्हें 2/3 बहुमत प्राप्त हो गया होता। 371-72 पे 2/3 बहुमत बनता है, शायद 61-62 पे, 361 या 62 पे बन जाता है। 62। जनता ने उन्हें की अपील को नकार दिया। जनता नहीं चाहती कि संविधान में संशोधन हो। जनता ने उन्हें 240 पर रोक दिया। अब उन्होंने दूसरा तरीका निकाला। अगर आपको लोकसभा में, सदन में कोई बिल पास करना है, तो अगर आपके पास बहुमत नहीं है तो दूसरा कायदे का तरीका, नैतिकता का, लोकतंत्र का ये होता है कि आप विपक्ष की पार्टियों को समझाइए कि देश के हित में है, जनहित में है, उनके समर्थन से आप बिल पास कराइए। लेकिन इस पे भी उन्हें विश्वास नहीं है, क्योंकि देश हित में तो वो अमेंडमेंट लेकर नहीं आ रहे। तो उन्होंने अब चोरी का रास्ता बैक डोर से निकाला है कि सांसदों को खरीद लो, कुछ को ईडी से धमकाओ, कुछ को सीबीआई से धमकाओ, दल बदलवाओ, और जो धमकी में नहीं आ रहे उन्हें पैसे दे के खरीद लो। ये पूरा देश देख रहा है कि दूसरी पार्टियों के सांसद खरीदे जा रहे हैं और उनसे पार्टियां बदलवाई जा रही हैं, और वो धीरे धीरे ये 2/3 बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार बढ़ रही है, और जिस दिन इनका 2/3 बहुमत हो जाएगा, ये 4-5 अमेंडमेंट संविधान में लाएंगे। एक तो ये 1 नेशन 1 इलेक्शन लाएंगे, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। दूसरा, ये जो बिना जनगणना के परसीमन लाना चाहते हैं, जो पीछे भी बिल गिरा संसद में, जिसे महिला बिल कह के एक शोर मचा रहे हैं। महिला आरक्षण बिल तो 2023 में पारित हो गया था और सर्वसम्मति से पारित हुआ था। उसे तो मोदी जी दबाए बैठे हैं अपने थैले में, उसे लागू नहीं कर रहे हैं। लेकिन महिला आरक्षण की आड़ में बिना जनगणना के परसीमन करना, अपनी मर्जी से सीटें बना लें, क्योंकि सीटें 1.5 गुनी बढ़नी हैं सदन में, संसद में भी और विधानसभाओं में भी, और उसके लिए किसी को ऐतराज़ नहीं है, वो बढ़नी चाहिए। लेकिन परसीमन का एक पूरा नियम है, उस नियम के तहत परसीमन होना चाहिए। नहीं, आपके नेता ने ये भी कहा था, मैं इसलिए सवाल आपसे पूछा, आपने अपना पहला वक्तव्य दिया, लेकिन आपके नेता ने ये भी कहा था कि अगर चुनाव बीजेपी जीत गई यूपी में तो फिर सोच लीजिए ये आखिरी चुनाव होगा। अब चंदा चोरी की बात करते करते आप लोगों के मन में एक डर बिठा रहे हैं कि ये संविधान खत्म करेंगे, ये तो चुनाव ही खत्म कर देंगे, ये सब कुछ खत्म कर देंगे, यानी हमें जिताओ। नहीं, ये हम डर नहीं बैठा रहे। बीजेपी के नेता बार बार समय समय पर कहते रहे हैं। जहाँ तक चंदा चोरी का सवाल है, आपने एक बात कही कि बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा, छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा। ये तो छोटी मछलियों को भी बचाना चाह रहे थे। ये तो इतनी कार्रवाई दबाव में हो रही है। छोटी मछलियों के लिए भी चंपत राय जी ने 6, 7, 8 तारीख को बयान दे दिया था, जबकि 5 में छापा पड़ चुका था अविनाश शुक्ला के घर पे और 80 लाख की बरामदगी हो चुकी थी। लेकिन 8 तारीख को चंपत राय बयान दे रहे थे कि कोई उल्लेखनीय बात नहीं मिली है, कुछ नहीं हुआ है। पुलिस लगातार नकार रही थी, ट्रस्ट लगातार नकार रहा था। बीजेपी के प्रवक्ता हमें धमका रहे थे डिबेट में कि ये झूठा आरोप कर रहे हैं, राम मंदिर को बदनाम कर रहे हैं। भाई क्यों दबाव में कार्रवाई हुई। एक बात और बोलना, सुचरिता जी, अब इन्हें मजबूरी में बड़ी मछली भी पकड़नी पड़ रही है, लेकिन अभी तो मगरमच्छ बचे हुए हैं। बड़ी मछलियों के खिलाफ तो कार्रवाई हो जाएगी। चंपत राय का नाम आपने ले दिया, चंपत राय बड़ी मछली हैं, लेकिन अभी मगरमच्छ तो सुरक्षित हैं। हम तो इस जांच को मगरमच्छों तक लेकर जाएंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं मगरमच्छ सामने आने चाहिए। आप लोग धमका रहे थे, वो कह रहे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को धमकाया जा रहा था बीजेपी द्वारा। शिवम त्यागी जी बताइए जरा, आपको धमकाया? बीजेपी के प्रवक्ता ने और एक एंकर ने। भाटी जी, आपको कौन धमका सकता है? आपको कहाँ धमका सकता है? आपको कौन धमका सकता है? नहीं, अच्छा, अब ये एंकरों पर लड़ाई लाने वाली बात तो आपकी पार्टी करती है। मैं आपको बता दूं, आपके कई प्रवक्ता ऐसे हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगी, वो हर चीज में गाली गलौज कर एक लाइन से बोल दूं, ये कहा कि झूठ बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। भाटी जी क्या है ना कि ऐसी बात कह देते हैं कि हंसी उनको भी आ गई। उनको कोई धमका पाएगा? मैंने वही तो बोला, आपको कौन धमका रहा है? उनको कौन धमका पाएगा? वो जब चाहे जिसको धमका दे, वो जिसको चाहे खुद ही देखो, वो हंसी आ गई इनको। दरअसल यही मुश्किल है। भाटी जी कह रहे उनको कोई धमका देगा। क्या कोई किसी को धमकाने की स्थिति में, और धमकाने की स्थिति होती तो क्या ये जांच जहां जा रही वो जा पाती? मुझे लगता है मुद्दे पर बात हो, धमकाने की स्थिति ना भाटी जी किसी को है, और अगर कोई धमकाए ऐसे तो कानून व्यवस्था उसका काम करेगा।
देखिए ये जो उन्होंने धमकाने वाली बात की, पहले तो उस पर जवाब दे दीजिए। और दूसरी बात ये है क्योंकि उन्होंने सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि शुरुआत में ये कोशिश हो रही थी, हमें भी ऐसा लगा कि क्यों नहीं कोई बोल रहा था चंपत राय पे। अब तो बहुत से लोग बोल रहे हैं और अब तो वीएचपी के अध्यक्ष बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं स्वीकार करता हूं लापरवाही के दोषी हो सकते हैं। सुचारिता जी, मैं ना खास तौर पर इस दुनिया में बाकी किसी चीज के लिए, किसी इन्वेंशन के लिए किसी को धन्यवाद करूं या ना करूं, लेकिन यूट्यूब के फाउंडर को धन्यवाद जरूर करूंगा। अगर ये ना होता ना, या फिर मुझसे जो पुराने लोग हैं जो राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं, खास तौर पर समाजवादी, ये झूठ बोलने में इतना रिकॉर्ड बना देते, सुबह कुछ और कहते और शाम को आके कुछ और फिर शाम वाली को भी सही सही ठहरा देते और सुबह वाली को भी। हम मेरे बराबर में, आपके बराबर में जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की एक नेता को खड़े होकर 20 लोगों के बीच में कहते, मैंने अगर कह दिया घर से नहीं निकल पाओगे, आपकी ये हिम्मत है तो। पोस्टर फाड़ने को लेकर कोई विवाद था। अब ये धमकी मानी जाए या नहीं वो भगवान जाने। सुबह तो ये कहते हैं, शाम को कहते हैं नहीं वो भाजपा वाले धमका रहे थे हमें। तो यूट्यूब निकालकर आपको ट्विटर पर टैग कर दूंगा, देख लेना भाई कौन धमकाता है, किसकी भाषा धमकाने वाली है, किसकी नहीं है। खैर, अब मैं आगे आता हूं। आपने एक और चीज कही कि भाटी जी से जो पूछा, क्या बात है कि भाई चंदे के मामले में या फिर चंदा चोरी के विषय में आपको दिक्कत हो रही है। अब धीरे धीरे जो है आप संविधान वाले नैरेटिव पर जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। जब आप लास्ट में ना 45 से 50 ओवर के बीच में 50-50 ओवर के मैच में पहुंच जाते हैं ना, और रन चाहिए होते हैं बहुत ज्यादा, और आपको हार, हताशा, निराशा दिखती है, तो आप आड़े टेढ़े शॉट्स खेलना शुरू करते हैं। अब इन्होंने देखा कि चंदा चोरी पे इनको जितना सनातनी बनना था बन लिया, वो तो होम ग्राउंड है हर एक सनातनी का। तो वो उन्होंने पूछ दिया पलट के कि भाई अच्छा एक बात बताओ जरा, श्री कृष्ण मंदिर पे बताओ क्या स्टैंड है। गायब हो गए। फिर बोला कि अच्छा लगे हाथ एक काम करो, श्री राम मंदिर क्यों नहीं जाते, इस पर भी जवाब दे दो। फंस गए। फिर थोड़े दिनों बाद ये भी लगा कि हिंदुओं के तो वोट ले रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा हिंदू बन गए तो मुसलमान पीछे हो जाए, क्या कहीं अगले पिछड़े वाला मामला हो जाए। तो फिर अब संविधान ले आए। ओवैसी साहब तो यही बोल रहे हैं कि ज्यादा हिंदू बनने की होड़ में। टेक्निकल पहलू पर आते हैं। जो लोग इस देश में इस तरह के भाषण देते हैं, मुझसे तो वो पुराने ही हैं कि संविधान खतरे में आ जाएगा, ऐसे नेता इधर से उधर बेच रहे हैं, इधर से उधर नेता बिक रहे हैं, संसद खरीद रहे हैं। अरे सांसद ना हुआ, पता नहीं क्या होगा कि बेच खरीद हो रही है। इस देश में मात्र 67 से 71 के बीच में 1800 विधायक एक पार्टी की तरफ गए थे। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। करीब 122 से ज्यादा सांसद इधर से उधर हुए थे और 60 से ज्यादा विपक्ष के लोगों को इधर बुलाकर मंत्री बनाया गया था अलग अलग जगह पर। सो कृपया करके ये बातें मत करिए भाई। अब दूसरी चीज, संविधान खतरे में आ जाएगा जी अगर एक बार चुनाव हो गया सारा, 1 नेशन 1 इलेक्शन। क्यों? 52 में संविधान खतरे में था, 57 में खतरे में था, 62 में खतरे में था, 67 में खतरे में था। क्या तब तो सब एक ही साथ चुनाव होते थे? लोकसभा विधानसभा सब साथ होते थे। एक अति महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री इस देश में थी, उनको लगा कि उनका मामला ऐसे चल नहीं रहा है, तो उन्होंने सारा सिचुएशन, स्थिति जो है डिसरप्ट कर दिया। उससे क्या हुआ कि क्षेत्रीय पार्टियों को लगने लगा ये तो हमारा बिल्कुल कॉपीराइट है बॉस, एक साथ इलेक्शन होना नहीं चाहिए। मैं कहता हूं और मैं मानता हूं कि इस पर थॉरो स्टडी भी करा लीजिए। इस देश में जहां दिन रात 365 डेज मशीनरीज सिर्फ इसी बात को कहती हैं कि भाई आप हमेशा इलेक्शन में लगे रहते हो। हमारे प्रधानमंत्री जी पे तो सबसे ज्यादा चार्ज ये लगता है कि ये इलेक्शन में ही रहते हैं। गृह मंत्री जी पर भी यही चार्ज लगता है कि ये इलेक्शन ही लड़ते रहते हैं। तो खत्म कर दो ना भैया ये मुद्दा। एक काम करो, इलेक्शन लड़ना अपने आप ही बंद हो जाएगा, 5 साल में एक बार इलेक्शन। तो आप ये कह रहे हैं कि ये सब एजेंडा है, ये सब एजेंडा है। अगर आने वाले मॉनसून सत्र में, देखिए बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, और आने वाले मॉनसून सत्र में एजेंडे पर क्या है उसके लिए तो थोड़ा ही दिन इंतजार करना है, उसके बाद पता ही चल जाएगा। मैं शादाब जी आपके पास आऊं, उससे पहले सुरेंद्र जी के पास जा रही हूँ। सुरेंद्र जी, जो बात आज अखिलेश यादव जी ने कही है, देखिए बात ये कही जा रही है कि चंदा चोरी से शुरुआत हुई, उसके बाद हर कोई अपना अपना राजनीतिक हित साध रहा है इसमें। अब वो संविधान की बात पर आ गए, वो कह रहे हैं तो संविधान भी नहीं छोड़ेंगे, इन्होंने दान नहीं छोड़ा, ये संविधान नहीं छोड़ेंगे। आपकी पार्टी पर भी आरोप लगता है कि देखिए आपने तो राम का नाम नहीं जपा और सांसद सबसे ज्यादा हल्ला मचाने अयोध्या पहुंच गए। हो क्या रहा है सुरेंद्र जी? ये मूल रूप से सुचारिता, भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से फंस गई है और एक भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई, रामद्रोह के नाम पर फंस गई है, धर्म द्रोह के नाम पर फंस गई है। इसके सारे पाप सबके सामने आ गए हैं, और पाप भी कैसे कैसे हैं कि जिसके इनकी सजा जिसमें धर्मशास्त्र कहता है कि 60-60 हजार मल का कीड़ा बनने वाला वो है। क्योंकि ट्रस्ट धार्मिक होना चाहिए था, ट्रस्ट टोटल राजनीतिक चोरों का, लुटेरों का अड्डा बना दिया, डाकुओं का अड्डा बना दिया। सारे के सारे संघी पकड़े गए, चाहे छोटी मछली पकड़ी गई हो, चाहे मध्यम वर्ग की मछली पकड़ी गई हो, और चाहे मगरमच्छ भी हो वो भी संघी हैं, भाजपा ही है वो भी संघी। मतलब भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और संघ,
ये तीनों लोग पहली बार राम मंदिर के चढ़ावे चोरी में इस कदर गले गले तक ये भ्रष्टाचार में, पाप में, महापाप में लिप्त हैं कि अब इनको समझ नहीं आ रहा। फिर ये 67 से 71 में चले जाते हैं, फलानी जगह पे चले जाते हैं।